Hello everyone, welcome to Legal Code. I am Advocate Neeraj and today we are going to discuss the previous year question paper of All India Bar Examination 2021. This is a practice set number 13. इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक अब चैनल में अपलोड कर दिया है. आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जाएं और उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करें क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन है इसमें. फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इनकम टैक्स लॉ कब इंट्रोड्यूस किया था सर जेम्स विल्सन ने? तो इसका आंसर डेट इज 1860. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करें तो इसको अगर आप एग्जाम में अगर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की बात करता हूँ तो उसमें आप लोग केवल इसका जो वो होता है यानी कि इंडेक्स, अगर इंडेक्स के लेके जाएं तो हो जाएगा. इंडेक्स में मतलब केवल अब सेक्शन ऊपर ऊपर का पता होना चाहिए क्योंकि ये डीपली नहीं पूछते ऊपर से. देयर इज इतना इनफ हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द CRPC डील्स विद कंपाउंडेबल ऑफेंस? कंपाउंडेबल ऑफेंस सेक्शन नंबर 320 में आता है. कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कंप्लेनेंट यानी कि जो विक्टिम होता है वो जो कि एक्यूज के खिलाफ जितने भी चार्जेस जो होते हैं उनको ड्रॉप कर देता है यानी कि उनके बीच कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा बोनाफाइड उसमें होना चाहिए. किसी को डरा धमका करके ऐसा किया जाता है तो नहीं होता है. इसमें जैसे कि एडल्ट्री कोई करता है तब इसमें किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है. अगर क्रिमिनल ट्रेसपास करते हो, हाउस ट्रेसपास करते हो या फिर ग्रीवियस हर्ट करते हो या फिर मर्डर करते हो, ये ऐसे चीज़ें ऑफेंस होते हैं जिसमें ये कंपाउंडेबल नहीं होते. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन नंबर 319 की बात करते तो इसमें लिखा गया था पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सनस अपीयरिंग टू द गिल्टी ऑफ ऑफेंस. यानी कि इसमें लिखा गया है कि अगर अगर मामले यानी कि अगर कोई अपराध किया जाता है और मामला अपराध में ये पाया जाता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी किसी प्रकार के अपराध में लिप्त होने के कारण उस व्यक्ति को मतलब कोर्ट में अपेयरिंग होने की उसकी ज़रूरत है तो कोर्ट के पास पावर होता है कि वो दूसरे व्यक्ति के खिलाफ भी प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर बात करते हैं 321 में लिखा गया है कि इसमें कि जो आपके जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जो होता है वो मतलब मामले को जो प्रोसिक्यूशन संबंधित मामले होते हैं वो बेसिकली विड्रॉ कर सकता है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 321 में आता है. 324 में बताया गया है ट्रायल ऑफ द पर्सन्स प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस अगेंस्ट कॉइनेज स्टैम्प लॉ या फिर प्रॉपर्टी. यानी कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया जो कि जिसने पहले भी कोई ऐसे प्रकार का अपराध कर रखा है या उसका इस प्रकार का ट्रायल पहले चला है जिसमें उसने यानी कि सिक्कों से संबंधित या फिर स्टैंप लो या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित मामले उसके पहले भी चले हुए हैं. तो उसमें उस व्यक्ति के जिन्होंने जो अपराध कर रखा है ट्रायल में किस प्रकार से वो जो कन्विक्ट किया गया है उसके अपराधों के बारे में 324 में बताया गया है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, विच देखिए व्हाट इज़ अ टाइम लिमिट अंडर 468 ऑफ द CRPC फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस? तो इसका आंसर है यानी कि 3 साल के अंदर होता है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर क्या आता है? देखिए इसका जो आंसर था उन्होंने दिया नहीं है बट इसका जो आंसर है वो इसका है एक फैक्ट्री, माइन और प्लांटेशन तीनों आते हैं यानी कि 1, 2 और 3 है. चौथा इसका आंसर नहीं है यानी कि उन्होंने इस पर इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं था. तो इसका जो आंसर है 1, 2 एंड 3 यानी कि एक फैक्ट्री, माइन और एक प्लांटेशन है इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं आता है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर. नेक्स्ट, स्ट्राइक में कम से कम स्ट्राइक शुड बी कॉल्ड ऑन यानी कि स्ट्राइक कब कहा जाता है? जबकि स्ट्राइक को सपोर्ट करने वाले वो यानी कि कर्मचारियों की संख्या यानी कि वर्कर्स की संख्या कितनी होती है? इट मस्ट बी आ 15%. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसका आंसर है बी. लेकिन उन्होंने इसका आंसर नहीं दिया था लेकिन इसका आंसर रेड इज बी, 15%. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कवर द फॉलोइंग एरियाज. तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है? इसमें ट्रेड यूनियन आती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेड यूनियन इसके अंदर आते हैं. नेक्स्ट, द टर्म सूट ऑफ द सिविल नेचर का क्या मतलब होता है? इसका आंसर है प्राइवेट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजन. यानी कि इसके अंदर इसमें सिविल सूट के जितने भी नेचर होते हैं वो प्राइवेट राइट्स के होते हैं यानी कि किसी दो व्यक्तियों के बीच में होते हैं. जैसे कि अगर आपका किसी ज़मीन से संबंधित कोई मामला दूसरे पक्षकार के साथ चल रहा है तो ये इसमें व्यक्तिगत अधिकार होते हैं. इसलिए यानी कि वो व्यक्ति के पर्सनल राइट्स होते हैं इसलिए ये प्राइवेट नेचर के आते हैं. या फिर उस व्यक्ति के किसी नागरिक यानी किसी सिटीजन का ऑब्लिगेशन से संबंधित मामला चलता है. दैट विल ऑल्सो इंक्लूड इन द सूट ऑफ सिविल नेचर. नेक्स्ट, द रूल ऑफ द रेस सब जुडिस का क्या मतलब होता है? इसमें लिखा गया है कि जब कोई जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो सेम होता है और ये किसी न्यायालय में लंबित होता है. रेस सब जुडिस आता है आपका सेक्शन नंबर 10 ऑफ CPC जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर जो कि किसी कोर्ट में मामले में किसी लंबित में जिसमें जो पक्षकार यानी पार्टीज वो सेम है, कॉज ऑफ एक्शन सेम है और इनके बीच में मतलब जो जो मामला जो चल रहा है वो बेसिकली किसी न्यायालय में चल रहा होता है
यानी कि पेंडिंग होता है। तो इसमें क्या होता है कि दूसरा कोर्ट जो होता है वो उसी मामले को या उसी संबंधित मामले जिसमें जिसमें पार्टीज भी सेम है और कॉज ऑफ एक्शन भी सेम है, तो उनमें मामले में कोर्ट जो दूसरा कोर्ट होता है वो उस मामले को नहीं लेगा। ये रेस सब जुडिस में लिखा गया है सेक्शन नंबर 10 में। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसका आंसर ए है। A suit brought by the person to recover the possession from the stranger of mud property claiming it as a hair of the deceased महंत। यानी कि सिंपल इसमें ये लिखा गया है कि एक वाद मतलब दाखिल किया जाता है एक व्यक्ति के खिलाफ जिसमें उसने एक मठ यानी कि मठ जो होता है मठ की प्रॉपर्टी को उसने मतलब कि जो किसी स्ट्रेंजर व्यक्ति ने द्वारा पजेशन करने के लिए यानी कि पजेशन को रिकवर करने के लिए उसने वाद दाखिल किया जाता है। लेकिन और ये दाखिल क्यों किया जाता है, वो कहता है कि ये उसकी मतलब उसकी हेयर यानी कि उसकी वंशजों की क्या है प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके वाद को खारिज कर दिया जाता है। यानी कि मठ की प्रॉपर्टी के ऊपर वो एक हेयर के तौर पर मतलब वाद दाखिल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मामले को रिजेक्ट कर जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है लेकिन इसमें सवाल ये पूछा गया है कि क्या वो दूसरा सूट डाल सकता है जिसमें वो मैनेजर के यानी कि मठ के मैनेजर के तौर पर सूट क्लेम कर सकता है। इसका आंसर है बिल्कुल सही बात है। इसका सेक्शन नंबर 9 CPC में इसका आंसर इसका ऑप्शन इसमें आया नहीं, बट इसका जो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये सेक्शन नंबर 9 के तहत ये बिल्कुल इसमें ऐसा प्रोविजन है जिसके तहत ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ADR यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड नहीं है सेक्शन नंबर 89 ऑफ CPC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर है मिनी ट्रायल, ये नहीं है। बाकी कॉन्सुलेशन है और जो लोक अदालत भी है, जुडिशियल सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत देखे, ये इसका आंसर नहीं है, गलत। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सुलेटर्स अलाउड टू बी कॉन्सुलेशन प्रोसीडिंग्स में कॉन्सुलेशन की जितने भी नंबर्स होते हैं कितनी होनी चाहिए, उसकी कोई फिक्स लिमिट नहीं होती है। अगर वैसे कोई नंबर नहीं दिया जाए तो बेसिकली एक ही रखा जाता है, और अगर एक नहीं है तो पार्टीज वो यानी कि एग्रीमेंट करके ये वो कह सकती है कि 3 रखा जाए। बेसिकली कोई भी नंबर जो रखे जाते हैं कॉन्सुलेशन प्रोसीडिंग्स में वो हमेशा ऑड नंबर में रखे जाते हैं 1, 3, 5, ताकि इसमें क्या होता है कि कोई डिस्प्यूट अगर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है तो इसमें ये होता है कि मतलब कभी भी अगर इवन नंबर ऑफ वोट्स ना पड़ पाए, इसलिए रखा जाता है। इसलिए इसका आंसर जो है इसमें कोई होता नहीं है वैसे, मतलब इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं है, लेकिन अगर रखा भी जाता है तो हमेशा 1, 3, 5 यानी कि 7 ऑड नंबर्स में रखा जाता है। नेक्स्ट, what is the status of the settlement agreement in the cancellation process? तो इसका जो आंसर है डेट इज 52 का है, डेट इज बी, यानी कि सेम एज अ सेटलमेंट अवार्ड की तरह ही इसका भी एग्रीमेंट में जो कॉन्सुलेशन प्रोसीडिंग्स का जो स्टेटस है वो सेम टू सेम सेटलमेंट अवार्ड की तरह ही होता है। डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन नंबर 118 ऑफ द इंडियन एक्ट, सॉरी इंडियन एविडेंस एक्ट, अ पर्सन इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। उस दिन मैंने आपको बताया था 53 का 118 में ही बताया गया कि कॉम्पिटेंट विटनेस के लिए उम्र की कोई भी तकाजा नहीं है इसमें, यानी कि एनी पर्सन जो कि मतलब जब कोई भी जुडिशियल ऑफिसर उससे कोई भी सवालात पूछता है तो उसका अगर वो उसका जो सवाल पूछे जाते हैं उसका सही सही जवाब दे देता है, तो चाहे वो बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, चाहे वो बहुत उसकी उम्र अधिक वर्ष हो, अगर वो ल्यूनेटिक पर्सन यानी कि वो अगर पागल व्यक्ति है और लेकिन जब उसे सवाल पूछे जाते हैं उससे वो पागल की स्थिति में नहीं होता है, तो उस समय भी क्या होता है, उससे जो सवाल पूछे जाते हैं डेट विल ऑल्सो एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट और एडमिसिबल एज एविडेंस टू। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर डी है, इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, यानी कि जो भी सवाल से पूछे जाते हैं उसका वो एकदम तर्कपूर्ण आंसर देता है और इसमें जितने एज की कोई भी इसमें रुकावट नहीं होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इज इरेलेवेंट अंडर सेक्शन 43 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 43 में केवल 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है, एक होता है प्रोबेट कोड, एक होता है मैट्रिमोनियल कोड और तीसरा होता है इंसॉल्वेंसी कोड। क्रिमिनल कोड के संबंध में कोई भी जजमेंट के बारे में नहीं बताया गया है। नेक्स्ट, under which section of the Indian Evidence Act a witness has been given a right to refresh the memory। तो इसका आंसर है आपका 159। 159 में मेमोरी को रिफ्रेश करने के संबंध में बताया गया है। यानी कि अगर मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति जिसने 1 साल पहले को गवाही दी थी और उसको बेसिकली उस फैक्ट को याद करने के लिए, क्योंकि कोई भी इंसान लंबे समय तक किसी चीज़ को याद नहीं रख सकता, तो उस चीज़ों को यानी कि जो उस समय उसने अखबार में पढ़ा था या जो चीज़ उसने उस समय लिखा था, जो भी चीज़ें उसको याद करके मतलब कोर्ट में रिफ्रेश मेमोरी के आधार पर वो गवाही दे सकता है। 160 में बताया गया टेस्टिमनी टू फैक्ट्स स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन द सेक्शन नंबर 159, इसमें बताया गया 160 में। 157 में बताया गया फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस में बी प्रूव टू बी अ कोरोबोरेटेड लेटर टेस्टिमनी एज टू द सेम फैक्ट। और 158 में बताया गया कि व्हाट मैटर्स में बी अप्रूव्ड इन अ कनेक्शन विद प्रूव्ड स्टेटमेंट रेलेवेंट अंडर सेक्शन नंबर 32 एंड 33।
इसका आंसर है डेट इज सी 159 में बताया गया रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में। नेक्स्ट, मैंडेमस कौन इशू कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट, द प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल इज एडेड, कब इसको जोड़ा गया था? इसका आंसर है ए, डेट इज 42 अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 42 अमेंडमेंट में बेसिकली क्या क्या चीज़ होता है, जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जोड़े गए थे। और बाद में 5, देखिए हमेशा क्या होता है एग्जाम में हमेशा ये लाइन जो होता है, जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेट, रिपब्लिक, हमेशा एक लाइन पे आता है। और कभी कभी ऑप्शंस में ऐसे शब्द दे देता है, ये शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा आ भी सकता है कि हमें इसको सीरियल वाइज ज़्यादा रखना चाहिए, जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और बाद में एक और शब्द जोड़ा गया था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, पहले था यूनिटी ऑफ नेशंस, अब बना यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस। 44 में बताया गया, 44 में क्या हुआ था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, और बाद में इसको आर्टिकल नंबर 300A के तहत लीगल राइट में डाल दिया गया था। और इसमें लिखा गया था नो पर्सन शैल बी डिसमिस फ्रॉम, सॉरी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज राइट एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ लॉ, यानी कि कानून के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसके इसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। 24 में लिखा गया है कि इट एनेबल द पार्लियामेंट टू डायल्यूट फंडामेंटल राइट्स को समाप्त कर सके, यानी कि सेक्शन नंबर आर्टिकल 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिंपल ये लिखा गया था कि फंडामेंटल, यानी कि इसमें बताया गया था कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट को डायल्यूट करने का पावर होता है। दैट इज, यानी कि 24 में ये बताया गया था। अच्छा, और इसमें यह भी लिखा गया था कि इन्होंने क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है किसी भी प्रोविजन को अमेंडमेंट कर सकती है, यहाँ जो कि यहाँ तक कि आर्टिकल 368 को भी अमेंडमेंट कर सकती है। लेटर ऑन बाद में इनके जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन को, बाद में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको चेंज कर दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 58 में बताया गया है, देखिए द प्रोविजन रिलेटिंग टू द फ्री लीगल एड किस में दिया गया है? तो इसका जो आंसर है डेट इज बी 304 में ये दिया गया है। 304 में फ्री लीगल एड टू द एक्यूज्ड एट द स्टेट एक्सपेंस, यानी कि राज्य के खर्चे में फ्री लीगल एड एक्यूज्ड को दिया जाता है कुछ सर्टेन केसेस में। 301 में बताया गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपीयरेंस के बारे में बताया गया है। 303 में बताया गया है कि अगर कोई, इसमें कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है कि जिसके खिलाफ अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, और अगर उसके पास ऐसा नहीं है तो वो किसी भी अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिल सकता है ताकि वो अपनी डिफेंड कर सके। 303 में बताया गया है। 305 में बताया गया है कि अगर कॉरपोरेशन या फिर रजिस्टर्ड सोसाइटी जो होती है, अगर वो एक्यूज होता है तो उसके खिलाफ किस प्रकार का प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर अपनाया जाएगा, ये 305 में बताया गया है। नेक्स्ट, under which one of the following a provision of the CRPC police officer is made an obligation to produce the person arrested before magistrate within 24 hours of the arrest, यानी कि सीआरपीसी के कौन से प्रावधान के तहत पुलिस ऑफिसर जो होता है, पुलिस ऑफिसर के ऊपर दायित्व होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, वो है आपका सेक्शन नंबर 57 में बताया गया है। सेक्शन 56 में बताया गया है कि द पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट, यानी कि अगर सेक्शन 56 में बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को या तो मजिस्ट्रेट के सामने या कोई भी ऑफिसर इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन के उसके पास लेके जाना जरूरी होता है। 60 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी जेल से फरार हो जाता है या किसी व्यक्ति के अगर वो कस्टडी में होता है या जुडिशियल कस्टडी में होता है या पुलिस कस्टडी में होता है और वहाँ से भाग जाता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी कोने में जाकर के उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके वापस उसी जेल में लाने के लिए पावर बताया गया 60 में। 70 में बताया गया है कि वारंट के बारे में बताया गया है कि वारंट कि इसमें वारंट के फॉर्म्स के, यानी कि वारंट कितने, वारंट को जो इशू करते हैं उनकी अरेस्ट उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है उसमें बताया गया था। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि वारंट जो होता है लिखित में होना चाहिए, उसमें साइन होना चाहिए, उसमें मोहर लगती है, उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा साइन किया जाता है, वगैरह वगैरह उसके बारे में बताया जाता है। इसका आंसर डेट इज बी। नेक्स्ट, हु मे रिकॉर्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर 164 के तहत जो बयान लिखे जाते हैं वो जुडिशियल ऑफिसर द्वारा लिखे जाते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इससे पहले कि अब हम बेसिकली ये अब तो सेशन समाप्त हो चुका है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, इसलिए आप लोग मैक्सिमम से रिवाइज करें और जिनको इस बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पेपर उसके साथ जरूर शेयर करें। एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।